हेलो फ्रेंड्स, आइए प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। ये प्रश्न संख्या 32 आपके पेपर का अंतिम प्रश्न है जो कि कैश फ्लो रोकड़ प्रवाह विवरण से संबंधित है। तो ये रोकड़ प्रवाह विवरण का प्रश्न आपके सामने है, आइए इसको पढ़ते हैं। 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए स्टार लाइन लिमिटेड का प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह 18,000 रुपए था। देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, प्रचालन गतिविधि का मतलब क्या होता है? आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दिया हुआ है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है उसको। आपको क्या दिया है? रोकड़ प्रवाह का कैश फ्लो फ्रॉम, आपका एक तरीके से बोलते हैं कि रोकड़ प्रवाह से जो भी आपका प्रचालन गतिविधि से जो रोकड़ प्रवाह हुआ है वो आपको दिया गया है, उसकी गणना आपको नहीं करनी है। 31/3/2019 को स्टार लाइन लिमिटेड का स्थिति विवरण खातों के नोट्स सहित नीचे दिए गए, नोट्स भी दिए गए, देखिए ये नोट नंबर 1, 2, 3, 1, 2, 3 दिया हुआ है, इसकी सूचना आगे आपको दी गई है। तो स्टार लाइन लिमिटेड 31 मार्च 2019 को स्थिति विवरण है, चिट्ठा जिसको बैलेंस शीट आप बोल रहे हो। देखिए बैलेंस शीट में वही हेडिंग आपको जो पहले आप जानते हैं वही हेडिंग दे रखे हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी समताम देयताएं दे रखे हैं, जिसमें अंशधारक निधि जिसको शेयर होल्डर्स फंड बोलते हैं, अंश पूंजी शेयर कैपिटल है, संचय एवं आधिक्य रिजर्व एंड सरप्लस है जिसका नोट नंबर 1 दे रखा है। अब नोट नंबर 1 क्या है वो आगे प्रश्न में देखते हैं। देखिए ये नोट नंबर 1 है। नोट नंबर 1 में क्या दे रखा? संचय एवं आधिक्य दे रखा लाभ हानि विवरण का शेष, यानी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पिछले साल 40,000 था, इस साल 50,000 है, यानी आपने 10,000 रुपए का क्या कमाया? लाभ कमाया। कैसे पता चला 10,000? देखिए लाभ पिछले साल से इस साल में 10,000 रुपए बढ़ा, यानी आपने 10,000 रुपए कमाए होंगे तब लाभ बढ़ा होगा, तो 10,000 रुपए इस वर्ष का लाभ था। ये खाली मैं बता रहा हूं, लेकिन इसका प्रयोग हम कहीं नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको प्रचलन गतिविधि से रोकड़ प्रवाह कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्रश्न में दिया हुआ है। तो इसका खाली आप नोट नंबर 1 को देख लीजिए, नोट संख्या 1 जो है उसको देखेंगे आप। फिर आगे दे रखा है अचल देयताएं, जिसको गैर चालू देयताएं भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसको अचल बोला गया है, कहीं इसको गैर चालू बोला गया है। इंग्लिश में नॉन करंट लायबिलिटी होता है, जिसमें दीर्घकालीन ऋण लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स दे रखा है। कितना? नोट नंबर 2 जो दे रखा है, पिछले साल 4 लाख था, इस साल 1 लाख हुआ, यानी इनका क्या किया गया? शोधन किया गया। शोधन का मतलब ये हो गया इनका रिडेम्पशन हुआ है। तो यहां पर अगर मैं नोट संख्या 2 देखना चाहूं तो ये नोट संख्या 2 दीर्घकालीन ऋण लॉन्ग टर्म लोन आपको दे रखा है 8% डिबेंचर्स, 8% ऋण पत्र है, तो 8% ब्याज दर है। पिछले साल 4 लाख था, इस साल 1 लाख है, कमी हुई है। तो वो कब हुआ है उसकी सूचना आगे दी जाएगी, हमें आगे पढ़ेंगे उसको देखेंगे। तीसरा चालू देयता है, जिसमें अल्पावधि प्रावधान, अल्पावधि प्रावधान का मतलब होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन पिछले साल 3,60,000 था, इस साल 2,50,000 है, वो नोट नंबर 3 में है। तो नोट नंबर 3 आप देखेंगे, उसमें कर का प्रावधान यानी टैक्स प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है। इस प्रोविजन फॉर टैक्स का भी हमें यहां पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्रचलन गतिविधि से रोकड़ प्रवाह हमारे को दिया हुआ है। आगे चलते हैं हम। फिर संपत्ति, आपको परिसंपत्तियां यानी असेट्स दे रखी है। सबसे पहले अचल परिसंपत्तियां जिसको नॉन करंट असेट्स बोलते हैं हम, उसमें स्थायी परिसंपत्तियां जिसको फिक्स्ड असेट्स बोलते हैं। मूर्त परिसंपत्तियां देखिए नोट संख्या 4 दे रखा है, पहले 10 लाख थी, इस साल 14 लाख हो गई, मतलब कुछ संपत्ति आपने खरीदी है। तो यहां नोट जो है वो नोट देखिए, मूर्त संपत्तियों में प्लांट व मशीनरी है, पहले आपकी 10,90,000 थी, फिर 15,20,000 हो गई, जिसमें से संचित मूल्यह्रास घटाया हुआ है, पहले 90,000 था, फिर 1,20,000 हो गया। तो मूल्यह्रास का यहां मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको प्रचालन गतिविधि से रोकड़ प्रवाह दिया हुआ है। फिर अमूर्त संपत्तियां दे रखी है, नहीं सॉरी, ये 14 लाख और 10 लाख का योग आपको दे रखा है, जो आप वापस चिट्ठे से देख सकते हैं। फिर अमूर्त संपत्तियां दे रखी है, वो नोट संख्या 5 है। तो नोट संख्या 5 में अमूर्त संपत्ति आप देखोगे तो ख्याति है। ख्याति पिछले साल 70,000 थी, इस साल 1,80,000 है। ख्याति के मूल्य में वृद्धि हुई है, कमी नहीं हुई है, वृद्धि हुई है, यानी आपने ख्याति क्या की होगी? खरीदी होगी। परचेज गुडविल की बात हो रही है यहां पर, क्योंकि ख्याति का मूल्य, गुडविल की वैल्यू तभी बढ़ती है जब आप उसको खरीदोगे।
उसके बाद में यदि अपन देखें तो चालू परिसंपत्तियां यानी करंट असेट्स है, जिसमें चालू निवेश करंट इन्वेस्टमेंट है, आपका व्यापारिक प्राप्य जिसको ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं, और रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य जिसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोला गया है। आपको पता होगा ये जो चालू निवेश है और ये जो रोकड़ रोकड़ समतुल्य है, ये दोनों ही एक तरीके से क्या बोले जाते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोले जाते हैं, यानी रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य इन दोनों को माना जाता है। तो जब हम रोकड़ व रोकड़ समतुल्य की बात करेंगे तो उसमें चालू निवेश व रोकड़ तुल्य को भी दोनों को शामिल करेंगे। तो ये आपको योग दे रखा है। इसके बाद में क्या सूचना है, ये नोट्स आपने पढ़ी लिए, नोट आपको दिए हुए थे, सूचनाएं थी। आपको कुछ निम्नलिखित सूचनाएं और भी दी हुई है। एक मशीनरी जिसका पुस्तकीय मूल्य का मतलब होता है बुक वैल्यू, क्या है उसकी बुक वैल्यू आपको दे रखी है। वो बुक वैल्यू कितनी थी, 40,000 थी, जिस पर 12,000 का संचित मूल्यह्रास था। जो संचित था, संचित मींस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो था, प्रदान कर दिया गया था। 6,000 की हानि पर बेच दिया गया, यानी आपने उसको 6,000 के नुकसान पर क्या कर दिया है, बेच दिया है। किसको बेच दिया? वो मशीन जिसका पुस्तक मूल्य 40,000 था, बुक वैल्यू 40,000 थी, 12,000 का मूल्यह्रास दिया गया, 6,000 की हानि पर उसको क्या कर दिया, बेच दिया। 8% ऋण पत्रों का जो शोधन है वो 1 जुलाई 2018 को कर दिया गया, यानी जो शोधन रिडेम्पशन जो हुआ है, इसको कहीं मोचन भी बोल रखा है आपकी पुस्तक में, तो जो रिडेम्पशन हुआ वो 1 जुलाई 2018 को हुआ। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी के माध्यम से आपको ब्याज की गणना करनी होगी। रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार कीजिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने को बोला गया है। यदि मैं इसको इंग्लिश में देखूं तो इंग्लिश में दे रखा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ स्टारलाइन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 18,000 rupees and balance sheet along with the notes to the accounts of Starlight Limited as at 31st March 2019 is given below। वही बैलेंस शीट है आपकी, वही सब कुछ दे रखा है सेम। अगर आप चाहें तो इंग्लिश में देखना चाहें तो देख लीजिए, वो सब चीजें आपके सामने हैं। फिर आगे चलता हूं मैं, ये असेट साइड दे रखी है, वही समंक है, वही नोट्स हैं। आगे चलता हूं मैं, यही नोट्स आपको दिए हुए, तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने वहां पर इंग्लिश भी आपको समझा दी थी। तो 4 नोट यहां पर है, 5वां नोट यहां अगली स्लाइड में दे रखा है। एंड आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एक मशीन थी जिसकी बुक वैल्यू 40,000 थी, डेप्रिसिएशन उसके ऊपर 12,000 का प्रोवाइड किया था, एंड सोल्ड आपने कितने पे कर दिया, 6,000 के नुकसान पे बेच दी। 8% जो डिबेंचर्स थे वो आपका क्या था, 1 जुलाई 2018 को रिडीम हुआ। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने को बोला गया, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। 6 नंबर का आपके सामने प्रश्न है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बनाना है यहां पर, और आपको ये सब सूचनाएं आपके सामने है। चलिए अब आपको यहां पर इस प्रश्न को हल करना मैं सिखाता हूं कि कैसे इस प्रश्न को हल किया जाएगा। आप कैश फ्लो स्टेटमेंट जानते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को किस तरीके से बनाया जाता है, उसी तरीके से हम यहां पर कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करेंगे। तो आइए मैं यहां पर कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके सामने बना रहा हूं। तो ये देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण जिसको आप बोलते हैं, फॉर द ईयर एंडेड जो है 31st मार्च 2019 है, तो वो 31st मार्च 2019 को मैं नीचे लिख देता हूं ताकि उसको आपको समझने में थोड़ा ठीक रहेगा, दिखने में भी ठीक लगेगा। 31 मार्च 2019, ये 31 मार्च 2019। ये लीजिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रारूप यही होता है जो आप जानते। 3 गतिविधियां, 3 एक्टिविटी की बात होगी मेरी। ऑपरेटिंग, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग जिसको निवेश गतिविधि बोलते हैं, फाइनेंसिंग जिसको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से वित्तीय गतिविधि बोलते हैं। तो सबसे पहला ए जो होगा वो आपका क्या होगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी प्रचालन गतिविधियों से जो रोकड़ प्रवाह है वो उसकी गणना हम यहां पर करते हैं। लेकिन वो आपको वैसे ही प्रश्न में सबसे पहले सूचना में दिया हुआ था, वो कितना है, 18,000 रुपए है। बी क्या होता है, दूसरा जो होगा वो कैश फ्लो
फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, निवेश क्रियाकलाप की मैं बात करूंगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, निवेश क्रियाकलापों की यहां पर बात हो रही है। तो जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, जब भी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, निवेश क्रियाकलाप की बात करते हैं तो क्या देखते हैं, आपको पता होगा कि जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करते हैं, मैं यहां पर तीनों एक्टिविटीज के बारे में बता रहा हूं। जब मैं ऑपरेटिंग की बात करूंगा तो क्या देखूंगा, इन्वेस्टिंग की बात करूंगा तो चिट्ठे का कौन सी साइड यानी कौन से पक्ष को मुझे ध्यान में रखना है, और यदि मैं फाइनेंसिंग की बात करूंगा तो मुझे कौन सी साइड को ध्यान में रखना चाहिए उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो जब हम ऑपरेटिंग की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग की गणना करने के लिए एक तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ले लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम क्या करते हैं, कुछ समंक जो गैर रोकड़ जिसको नॉन कैश आइटम बोलते हैं, या फिर नॉन ऑपरेटिंग जो गैर प्रचालन से संबंधित है उसको ले लेते हैं। एक करंट असेट्स यानी चालू संपत्तियों में परिवर्तन दिखाया जाता है, एक करंट लायबिलिटीज यानी चालू दायित्वों में परिवर्तन को ऑपरेटिंग में दिखाते हैं। इन्वेस्टिंग की जब बात करें, निवेश, मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी को ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो आपको पहले से दिया हुआ है। जब इन्वेस्टिंग की बात करें, निवेश, चूंकि आप जानते हैं कंपनी का जो निवेश होता है वो किसमें होता है, संपत्तियों में होता है। संपत्तियां दो तरह की होती है, नॉन करंट असेट्स गैर चालू संपत्तियां, और करंट असेट जिसको हम बोलते हैं चालू संपत्तियां। अब चालू संपत्तियों को तो मैंने पहले से ही कहां दिखा दिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, प्रचालन गतिविधि में दिखा दिया। तो अब कौन सी संपत्ति बची, गैर चालू संपत्ति जिसको नॉन करंट असेट्स बोलते हैं, एनसीए, याद रखिए शॉर्ट फॉर्म एनसीए, नॉन करंट असेट्स। उसमें जो भी परिवर्तन हुआ है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। तो यहां पर मुझे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की यदि गणना करनी है तो मुझे यहां पर क्या देखना होगा, नॉन करंट असेट्स को देखना होगा, गैर चालू संपत्तियों को देखना होगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के मैं बात करूं यानी वित्तीय क्रियाकलाप की बात करूं तो मैं यहां पर क्या देखता हूं, एक तो शेयर कैपिटल, अंश पूंजी जो होती है। फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है कि कंपनी में पैसा कहां से आया, एक तो शेयर अंश पूंजी की बात करें, शेयर कैपिटल से आया, और दूसरा जो था वो नॉन करंट लायबिलिटी यानी गैर चालू जो दायित्व थे वहां से क्या मिला, आपको एक तरीके से पैसा मिला, जो ऋण पत्र थे, दीर्घकालीन जो ऋण था उसको यहां पर मैं आगे बताऊंगा और क्या है यहां पर। तो ये दो चीजें आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखानी होती है और ये एक चीज आपको एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखानी होती है। तो इसकी गणना हम अब यहां पर जो करेंगे, बस ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इन तीन चीजों से जो भी परिवर्तन होगा उस परिवर्तन को मैं यहां पर क्या करूंगा, दिखाऊंगा। तीन चीजें कौन कौन सी है आपके सामने है, एक तो नॉन करंट असेट्स और एक शेयर कैपिटल और नॉन करंट लायबिलिटी। बस इसी को मुझे यहां पर क्या करना है, यहां पर अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में रोकड़ प्रवाह विवरण में दिखाना है। तो आइए अब इसको हम सबसे पहले नॉन करंट असेट्स को देख लेते हैं। तो देखिए नॉन करंट असेट्स में क्या है, ये रहा आपका नॉन करंट असेट्स, ये गैर चालू संपत्तियां नॉन करंट असेट्स है, एनसीए। इसमें दो है, मूर्त और अमूर्त। मूर्त जो है वो नोट संख्या 4, नोट संख्या 4 को देख लीजिए। नोट संख्या 4 में क्या दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी है 15,20,000 का, 10,90,000 का, उस पर संचित मूल्यह्रास है, ये दे रखा है। तो अब यहां पर आपको पता करना है कि प्लांट एंड मशीनरी खरीदी तो कितनी राशि का भुगतान किया, और प्लांट एंड मशीनरी बेचने से कितनी राशि आपको प्राप्त हुई, बस ये चीज आपको यहां पर दिखानी है। यदि मैं आगे चलूं तो देखिए यहां पर ए पॉइंट में आपको एक मशीन के बारे में बोला हुआ है, एक मशीन जिसका पुस्तक मूल्य, बुक वैल्यू जो थी, बुक में जिस उस वैल्यू पे दिखा रखा था वो 40,000 था, 12,000 का मूल्यह्रास उस पर प्रदान कर दिया था, तो 6,000 की हानि पर उसको बेच दिया गया। यानी बेचने से कितनी राशि मिली, ये कैसे निकालूंगा मैं, देखिए 40,000 उसका पुस्तक मूल्य था और उसके ऊपर 12,000 का मूल्यह्रास का आपने प्रदान कर दिया था, यानी 28,000 उसका शुद्ध पुस्तक मूल्य जिसको आप बोल दे नेट बुक वैल्यू था, एनबीवी था।
40,000 का मूल्य था, उसमें से 12,000 का आपने क्या कर दिया, मूल्यह्रास हटा दिया। 28,000 का शुद्ध पुस्तक मूल्य यानी नेट बुक वैल्यू आप बोल सकते हो। उसको 6,000 की हानि पर बेच दिया। मशीन थी कितने की, 28,000 की थी, उसको 6,000 की हानि पर बेच दिया, यानी 6,000 उसको उसमें से घटा दे, यानी आपको 22,000 रुपए उसको बेचने से क्या हुए होंगे, मिले होंगे। यानी 22,000 रुपए आपको उस मशीन को बेचने से मिले। ये 22,000 बेचने से मिले तो ये क्या हुआ, इनफ्लो हुआ, क्योंकि पैसा मिलेगा तो आपका रोकड़ और रोकड़ समतुल्य क्या होगा, बढ़ेगा। तो 22,000 को मुझे इनफ्लो के रूप में दिखाना है, तो आइए मैं दिखाता हूं। या इनफ्लो के रूप में जो फॉर्मेट हम बना रहे थे उसी के ऊपर चलते हैं। ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो मैं यहां पर दिख रहा हूं से प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट असेट्स। तो यहां पर प्रोसीड्स लिखना चाहिए मुझे। प्रोसीड्स का मतलब वो राशि जो आपको बेचने से मिली, वो प्रोसीड्स है। तो यहां पर लिखूंगा प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। कितना मिला, 22,000 रुपए मिला। ये 22,000 रुपए यहां हो गया। अब मुझे एक चीज और दिखानी है, परचेज ऑफ मशीनरी। ये आउटफ्लो होगा, जब परचेज करोगे तो भुगतान करना होगा। अब परचेज कितना हुआ वो वापस हम आगे चलते हैं। देखिए, जो आपकी संपत्ति थी वो आपके सामने है। नोट संख्या 4 को देखिए। आप मूल्यह्रास को भूल जाइए क्योंकि मूल्यह्रास का मैंने समायोजन कर दिया। जो मशीन थी प्रारंभ में कितनी थी, 10,90,000 थी। अंत में कितनी थी, 15,20,000 थी। लेकिन आपने एक मशीन जो थी जिसका पुस्तक मूल्य था, अब मैं पुस्तक मूल्य के ऊपर चल रहा हूं क्योंकि मूल्यह्रास की मैं बात नहीं करूंगा। 40,000 का जो पुस्तक मूल्य था उसको आप बेच चुके हो। तो यहां पर खरीदी गई मशीन कैसे निकाली जाएगी, मैं यहीं पर गणना कर रहा हूं और उसको फिर अपने फॉर्मेट में दिखाऊंगा। तो यहां अकाउंट, आप चाहे तो अकाउंट बना लीजिए, खाता बना सकते हैं, बट लेकिन खाता बनाने से ज्यादा अच्छा है कि आप उसको एक समीकरण के माध्यम से हल कर दीजिए। देखो, वर्ष के प्रारंभ में जो आप अंत का मूल्य कैसे निकालते हो, किसी भी संपत्ति का अंतिम मूल्य कैसे निकालते हो, प्रारंभ में जो मूल्य होता है वो लेते हो, उसमें क्या जोड़ते हो, यदि कुछ क्रय की गई वो जोड़ देते हो, उसमें से क्या घटा देते हो, यदि कोई संपत्ति बेच दी गई बट ये विक्रय जो होगा वो किस पे होगा, पुस्तक मूल्य पर होगा, बुक वैल्यू पे होगा, वो आप घटा देते हो। तो क्या आ जाता है, उस संपत्ति का अंतिम मूल्य आ जाता है। क्योंकि यहां मैं संपत्ति के बाद में मूल्यह्रास की गणना नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे प्रचालन गतिविधि से रोकड़ प्रवाह की गणना नहीं करनी है, वो दिया हुआ है आपको। यहां पर अंतिम जो है वो देखिए, प्लांट एंड मशीनरी का अंतिम मूल्य जिसको आप बोलते हैं क्लोजिंग वैल्यू ऑफ असेट्स, वो कैसे निकालते हैं, ओपनिंग जो प्रारंभ में था उसमें परचेज क्रय को जोड़ दीजिए और उसमें से सेल को घटा दीजिए। विक्रय जो था वो पुस्तक मूल्य बुक वैल्यू पे लेना है, पुस्तक मूल्य वाला विक्रय मूल्य आपको लेना है। तो क्लोजिंग कितना था, क्लोजिंग जो होगा वो 31 मार्च 2019 को, ओपनिंग जो होगा वो 31 मार्च, क्योंकि 31 मार्च 2018 का जो अंतिम जो मूल्य था वो 1 अप्रैल 2019 को किस में आ गया, ओपनिंग यानी प्रारंभ में आ गया। तो क्लोजिंग कितना है, 15,20,000 रुपए। ये 15,20,000 रुपए दिया हुआ है, ये मैंने ले लिया बराबर। ओपनिंग कितना था, 10,90,000। ये 10,90,000 मैं खाली संपत्ति का मूल्य ले रहा हूं, संचित मूल्यह्रास को नहीं दिखा रहा यहां पर। परचेज के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं तो मैंने उसको परचेज PUR कर दिया। PUR का मतलब परचेज हो गया। सेल्स, यस, विक्रय की राशि मुझे पता है लेकिन पुस्तक मूल्य चाहिए मुझे। ये दिया हुआ था 40,000 रुपए का पुस्तक मूल्य था जिसको बेचा गया। तो विक्रय आपका कितना मैं मान लूं, 40,000। यहां पर पुस्तक मूल्य 40,000 था, 40,000 घटा देता हूं। चलिए अब परचेज का मूल्य निकालते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, समंकों को एक साइड ले लेते हैं और परचेज को एक साइड रहने देते हैं। तो देखिए 15,20,000 था, ये 15,20,000 माइनस का 40,000 यहां पर जोड़ दूंगा, प्लस का 40,000। उसमें से 10,90,000 क्या कर देना चाहिए, मुझे घटा देना चाहिए। तो क्या बचेगा, परचेज बचेगा, क्रय बचेगा। तो यहां पर परचेज कितना आया, इसकी गणना जब आप करोगे तो परचेज यानी आपने कितनी परचेज का मतलब परचेज ऑफ असेट्स, कितनी संपत्ति खरीदी, 15,20,000 प्लस 40,000, 15,60,000। 15,60,000 रुपए में से 10,90,000 घटाऊंगा
15,60,000 में से 10,90,000 घटेगा तो कितना बचेगा, यहां आप देख लीजिए 15,60,000 में से आपका 11 लाख जो हुआ वो 4,60,000 और 4,70,000 रुपए का आपने संपत्ति को क्या किया है, क्रय किया है। गणना कर लीजिए आप, 15,60,000 तो आपका 4,60,000 बचा और 10,000 वहां से आ गया, तो 4,70,000 का आपने संपत्ति को क्या किया है, क्रय किया है, जो आउटफ्लो है। आउटफ्लो का मतलब बहिर्वाह है।